हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 16 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को अवश्य पढ़ें और कुछ भी आप पूछना चाहें, कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हेल्ड इन ताजिकिस्तान। तो किस लिए न्यूज़ में है? क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं यानी कि विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, तो इन्होंने अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट वांग यी इनके साथ एक बाईलेटरल मीटिंग की है। कहाँ पर? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो हुई है ताजिकिस्तानी कैपिटल दुशानबे में। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये देखिएगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर किसके साथ की इन्होंने मीटिंग? चाइनीज़ काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब होता है यानी कि सेम स्टेटस। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे, उन्हीं के जैसा सेम स्टेटस चाइना की ओर से, ये है वांग यी यानी कि इनके विदेश मंत्री। तो यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश की जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा देते हैं काउंटर पार्ट लिखकर, वरना लिखने को ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग यी, पर वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना काउंटर पार्ट यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर होते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो लिखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हेल्ड अ मीटिंग विद हिज चाइनीज़ काउंटर पार्ट शी जिनपिंग। हालांकि शी जिनपिंग जो है प्रेसिडेंट हैं चाइना के और नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही समतुल्य हैं वे लोग जो शी जिनपिंग हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ होगा काउंटर पार्ट, क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल समिट होती है तो वहाँ पर जो है चाइना की ओर से कौन जाते हैं? शी जिनपिंग जाते हैं, क्योंकि वही गवर्नमेंट के हेड हैं। और यहाँ पर इसी तरह से जो यहाँ पर लीडर हैं हमारे देश में, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से काउंटर पार्ट का यूज़ होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर होते राजनाथ सिंह, तो यहाँ पर काउंटर पार्ट फिर यहाँ के चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम लिख देते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ये देखिए, तो एससीओ की अगर हम बात करें तो 2001 में संघाई समिट में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की। तो इंडिया और पाकिस्तान इससे पहले ऑब्जर्वर थे। साल 2017 में इनको भी परमानेंट मेंबर इसका बना दिया गया था एससीओ का। साथ ही फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक दो एग्जाम में ऐसा पूछा जा चुका है कि रेट्स ये किस ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट ऑर्गन है, यानी किसका ये एक जो उप विभाग आप कह सकते हैं। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है? तो उस दशा में आंसर होगा एससीओ। ये एक तो एग्जाम में पूछा गया है, ये आप याद रखिएगा। इस तरह से भी ऑप्शन आ गया था कि ब्रिक्स, एससीओ, शार्क या फिर G20, तो आंसर होगा उसमें एससीओ। तो एससीओ का हिस्सा है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेट्स, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। आपको जानना चाहिए एससीओ का हेडक्वार्टर्स बीजिंग, चाइना में है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं चाइनीज़ एंड रशियन, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आईटी अधिनियम की किस निरस्त धारा के तहत रजिस्टर्ड मामलों को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है, जिसे 6 साल पहले खत्म कर दिया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। समझेंगे इस क्वेश्चन को। द यूनियन होम मिनिस्ट्री आस्क्ड the state and union territories to withdraw immediately the cases registered against section 66A of the IT Act 2000 that was scrapped 6 years ago। जानते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, 66A ये एक सेक्शन थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, तो इसको जो है रिपील कर दिया गया था। ठीक है, स्क्रैप कर दिया गया था, हटा दिया गया था इसको। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, इसके तहत केस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं भारत में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूछा था केंद्र सरकार से कि यहाँ पर क्यों केस किए जा रहे हैं, जबकि ये जो सेक्शन है ये हटा दी गई है। तो इसीलिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कहा है कि जितने भी केसेस आपने इस धारा के तहत रजिस्टर्ड हैं उन सभी को हटा दीजिए।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में यह है कि जो भी आप देखते हैं कि इंटरनेट के थ्रू कोई फेक न्यूज़ है या फिर किसी ने इस तरह की बात कह दी जो कि देश में अशांति या फिर किसी रीजन में अशांति फैला दे, ठीक है, वायलेंस कर दे, तो उन सभी को जो है इस सेक्शन के तहत यहाँ पर अरेस्ट वगैरह किया जाता है। तो 3 साल की भी सज़ा हो जाती है, फाइन भी लग जाता है। तो अब होम मिनिस्टर ने कहा है कि जब ये सेक्शन ही नहीं रही है, क्योंकि इसका मिसयूज़ भी बहुत होता है, तो इसलिए जो भी केसेस इसके अंदर है उनको आप हटा दीजिए। और आपको बता दें, यदि आप किसी हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को हटा दिया था। कब? 24 मार्च 2015 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो भूटान हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने भूटान में भीम यूपीआई सर्विसेज इसको लॉन्च किया है, वर्चुअली लॉन्च किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर गई नहीं है, इन्होंने ऑनलाइन इसको लॉन्च किया है। तो इस तरह से भूटान पहली कंट्री बन गया है जिसने इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको अपनाया है। और दूसरी कंट्री बन गया है सिंगापुर के साथ, जो भी मर्चेंट लोकेशंस हैं यानी कि जो दुकान है वहाँ पर शॉप्स हैं उन पर भीम यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो पहली कंट्री इस मामले में सिंगापुर रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ये जो पूरा जो प्रक्रिया हुई है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है भूटान का जो आपका ये सेंट्रल बैंक आप कहेंगे, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, इसके साथ मिलकर भीम यूपीआई को लॉन्च किया है। आप जानते हैं कि जो ये यूपीआई है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका ही प्रोडक्ट है, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है, इसके सीईओ हैं रितेश शुक्ला। और अगर हम केवल एनपीसीआई की बात करें तो इसके सीईओ हैं दिलीप अश्वे। तो जो ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है, ये एनपीसीआई की एक सब्सिडरी है। तो दोनों याद रखिएगा, एनपीसीआई के सीईओ हैं दिलीप अश्वे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी एनआईपीएल, इसके सीईओ हैं रितेश शुक्ला। यूपीआई का मतलब आप जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं। साथ ही जब बात हो रही है भूटान की, तो थोड़ी सी जानकारी भी भूटान की ले लेते हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है नुगुल्ट्रम, ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंखा, प्राइम मिनिस्टर है लोते शेरिंग और द्रुक ग्याल्पो। ये होता है यहाँ के जो हेड होते हैं भूटान के, उनका जो है ये टाइटल होता है द्रुक ग्याल्पो। तो कौन है? जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। साथ ही आपको जानना चाहिए भूटान का मतलब होता है द्रुक्योल, जिसको बोला जाता है, अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, जिसको कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस देश को द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा भूटान। साथ ही आपको जानना चाहिए रॉयल मानस नेशनल पार्क ये भूटान में है और केवल मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में। साथ ही आपको जानना चाहिए पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भूटान में है। स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने शास्त्र यानी सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद शास्त्र टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कई तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, उनको जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, फंडिंग दे सकते हैं। तो इसी के लिए एचडीएफसी बैंक ने शास्त्र यानी सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन, जो कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इसका ही एक हिस्सा है, इसके साथ एमओयू साइन किया है। आपको जानना चाहिए एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन हैं और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर्स की जनवरी 2021 से अब तक की, तो जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने एमसीक्यूज फॉर्मेट में इनको किया हुआ है। जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक ने डॉक्टर्स डे के दिन यानी 1 जुलाई के दिन सलाम दिल से इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया। एचडीएफसी बैंक जो है ने ये भी कमिट किया है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2031-32 तक। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने और कॉमन सर्विस सेंटर इन दोनों ने मिलकर ईवीए इस चैटबॉट को लॉन्च किया है। कहाँ पर? डिजिटल सेवा पोर्टल पर। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी इसको लॉन्च किया है। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने 21 सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स को
स्मार्टअप ग्रांट्स ये प्रोवाइड करा है। तो याद रखिएगा स्मार्टअप ग्रांट्स एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड है। साथ ही एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी द्वारा इंडिया का बेस्ट एसएमई बैंक बताया गया है। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। एचडीएफसी बैंक ने जो है फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो कैंपेन इसको लॉन्च किया। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने इस स्मार्टअप उन्नति इसको लॉन्च किया। तो याद रखिएगा स्मार्टअप उन्नति और स्मार्टअप ग्रांट्स ये दोनों एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड हैं। साथ ही नाबार्ड द्वारा माइक्रो फाइनेंस में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो अवार्ड दिया जाता है ये एचडीएफसी बैंक की जो ब्रांच है आसाम के नागांव में इसको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर के लाभों को 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ हाइक इन डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ बेनिफिट्स गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स फ्रॉम 17% टू 28%। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज़ होते हैं तो उनको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है और जो पेंशनर्स हैं उनको डियरनेस रिलीफ दिया जाता है। यानी कि एक ही बात है, 17% दिया जाता है अब तक और इसको बढ़ाकर अब 28% कर दिया गया है। और कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2021 से। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इसी के साथ जो 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और 65 लाख पेंशनर्स इनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और सरकार के ऊपर कितना कॉस्ट पड़ेगा इसका? 34,400 करोड़ रुपए का। आपको जानना चाहिए डियरनेस अलाउंस क्या होता है, यानी कि महंगाई भत्ता आप इसको कहेंगे। तो देखिए इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ती है तो उसके हिसाब से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या करती है, जो भी महंगाई भत्ता होता है उसमें सुधार करती है, उसको बढ़ाती है। और ये आपको बता दें जो डीए है ये साल में 2 बार रिवाइज़ किया जाता है, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में। तो पिछले काफ़ी टाइम से ये रिवाइज़ नहीं किया गया था तो इसलिए अब जो है 17% से बढ़ाकर इसको 28% कर दिया है। तो इसमें जो है सैलरी जो है इसमें बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा किस प्रमुख योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल आयुष मिशन स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर अनदर 5 years टिल 2026। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जानिएगा ये जो नेशनल आयुष मिशन है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2 तरह की स्कीम होती हैं, एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो दोनों में अंतर होता है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो जो भी उसके अंदर स्कीम्स आती हैं वो उनकी जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट्स भी करते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि 2026 तक अब जो ये नेशनल आयुष मिशन है इसको जो है आगे बढ़ा देते हैं। किस रूप में? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में, यानी स्टेट और सेंटर दोनों इसकी फंडिंग करेंगे। आपको जानना चाहिए अब 1 अप्रैल 2021 से अब जो है इसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ जो गवर्नमेंट है ये 4607 करोड़ रुपए इस पर स्पेंड करेगी। आपको जानना चाहिए कि जो ये नेशनल आयुष मिशन है इसको 15 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका मतलब वही है कि देश में आयुष हेल्थ केयर को बढ़ाना है। ठीक है, कोई बीमारी हो तो उसको आयुष के थ्रू उसका उपचार करना है, आयुष सेंटर बनाने हैं। आपको जानना चाहिए आयुष की फुल फॉर्म। आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये सभी इनिशियल्स लिए गए हैं, उनकी फुल फॉर्म ये है। 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो भूपेंद्र यादव चेयर्ड द 7th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। जानते हैं इसके बारे में। तो भूपेंद्र यादव क्या हैं? ये यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं। तो इन्होंने ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इसको
चेयर किया है, इसकी अध्यक्षता की है। क्यों की है? क्योंकि ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है, ब्रिक्स की जो अध्यक्षता कर रहा है इस साल, वो इंडिया कर रहा है। और इसमें कौन कौन शामिल हुए? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो भी ब्रिक्स के मेंबर हैं ये सभी इसमें शामिल हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13वीं ब्रिक्स समिट जो इस साल होने वाली है, 13वीं 2021 में 13th, इसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और फ्रेंड्स इसका थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका थीम है ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और किसने संयुक्त रूप से स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड अर्जुन मुंडा जॉइंटली लॉन्च द स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एजुकेशन मिनिस्टर अब कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। तो इन दोनों ने ही मिलकर 50,000 स्कूल टीचर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसके तहत जो भी स्कूल टीचर हैं उनको कई तरह की फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, IPR, डिज़ाइन थिंकिंग, इन सभी के उसमें इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे किस IIT की मदद से विकसित किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। इट हैज़ बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर। तो किसने इसको डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। किसकी सहायता से? IIT कानपुर की सहायता से। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। यानी कि जो भी आपकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, शिकायत है, तो उसको समाधान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है, ये इनॉग्रेट किया गया है। किसकी सहायता से बनाया गया है? जापान की सहायता से बनाया गया है। और आपको जानना चाहिए इसी मौके पर रुद्राक्ष का पौधा भी इन्होंने इसके जो प्रीमाइसेस है उस पर लगाया। जो भी ये सेंटर बनाया गया है तो यहाँ पर इन्होंने रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाया है। और आपको जानना चाहिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, इसको भी अहमदाबाद में लॉन्च किया था। दोनों ही जापान से रिलेटेड हैं ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में भी हमारा जो है इंडिया जापान से रिलेटेड है, और ये जो करंट अफेयर हमने हाल ही में पढ़ा था ये भी इंडिया जापान से रिलेटेड है। तो आप दोनों को याद रखिएगा। नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन गांधीनगर, गुजरात। तो जो हमारे गृह मंत्री हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, गुजरात में। बहरीन केरलीय समाज 2021 के साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो NN पिल्लई हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द बहरीन केरलई समाज लिटरेरी अवार्ड फॉर 2021। और इसके लिए इन्हें 50,000 रुपये का कैश प्राइस भी दिया गया है। तो ये जर्नलिस्ट हैं और प्ले राइटर हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने खदान प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए किस कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ इंगेज्ड विद एक्सेंचर एज कंसल्टेंट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ माइन प्रोसेस। तो देखिए जो भी माइन प्रोसेस होते हैं उनके डिजिटलाइजेशन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने एक्सेंचर के साथ एक्सेंचर को अपना सहयोगी बनाया है, ठीक है, पार्टनर बनाया है। आपको बता दें एक्सेंचर के CEO, इसकी CEO है जूली स्वीट और हेडक्वार्टर्स है डबलिन, आयरलैंड में। और अगर हम बात करें कोल इंडिया की तो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल हैं और हेडक्वार्टर्स कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है।
कौन सा शहर उस सूची में सबसे ऊपर है जहां न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। सो पुणे सिटी टॉप द लिस्ट वेयर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम्स ऑन न्यूज़ ऑन AIR ऐप आर मोस्ट पॉपुलर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सबसे ज़्यादा जिस सिटी में ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम किया जाता है ये है पुणे, और उसके बाद है बेंगलुरु। तो ये डेटा इन्होंने बताया है 16 जून से 30 जून तक के बीच का। तो देख सकते हैं टॉप 5 पुणे, फॉलोड बाय बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई एंड मुंबई। और सबसे ज़्यादा प्रोग्राम कौन सा देखा जाता है? ये है विविध भारती नेशनल, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किया जाता है। टाइम पत्रिका की एथलीटों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सौरभ चौधरी इज द ओनली इंडियन टू हैव फीचर्ड इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ एथलीट्स। तो सौरभ चौधरी आप जानते हैं शूटिंग से रिलेटेड हैं, तो ये जो है इकलौते भारतीय हैं और इकलौते ही इंटरनेशनल शूटर हैं जिनको टाइम मैगजीन की जो लिस्ट है एथलीट्स की इसमें शामिल किया गया है, इसमें इनको नामित किया गया है। आपको बता दें जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं इसमें सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल में आपको दिखेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करते हुए। साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स इवेंट होता है इसमें भी दिखेंगे, इसमें ये मनु वाकर के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। ताश इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? आंसर इज रशिया। वट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कनाडा? सो कैपिटल इज ओटावा एंड करेंसी इज कैनेडियन डॉलर। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? आंसर इज देश दीपक वर्मा। हु इज द लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, लीडर ऑफ द हाउस जो लोकसभा में जो लीडर होते हैं वो अमूमन प्राइम मिनिस्टर होते हैं यदि वे लोकसभा के सदस्य हैं। यदि प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के सदस्य हैं तब वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं होंगे लोकसभा के, ये आप याद रखिएगा। मनमोहन सिंह जो हैं जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब ये राज्यसभा के सदस्य थे, इसलिए ये कभी भी लोकसभा के लीडर नहीं रहे हैं। इनके बदले एक बार प्रणब मुखर्जी रहे और एक बार सुशील कुमार सिंधे रहे, तो ये आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री यदि लोकसभा के सदस्य हैं यानी कि MP जो हैं वो लोकसभा के हैं तब वो लीडर ऑफ द हाउस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा? तो देखिए ये जो अगर आप इनके ऑफिशियल साइट देखेंगे लोकसभा की तो वहाँ पर सीट ये है बिल्कुल वैकेंट है, यानी बिल्कुल ये अभी खाली है, कई सालों से खाली है। लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है यानी कांग्रेस, तो इनके जो लीडर हैं लोकसभा में ये हैं अधीर रंजन चौधरी। क्योंकि कांग्रेस के पास जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 10% सीट्स नहीं इनकी आई थी लोकसभा में, इसी वजह से जो अपोजिशन लीडर होता है, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है ये ऑफिशियल पोस्ट होती है, ये कोई ऐसी नहीं बनाई गई है, तो ऑफिशियली जो है ये सीट जो है ये वैकेंट है। लेकिन जो लोकसभा में जो कार्य देखते हैं अपोजिशन की ओर से ये हैं अधीर रंजन चौधरी, तो आप ये याद रखिएगा। अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम में आ जाता है और ऑप्शन में वैकेंट भी है और अधीर रंजन चौधरी भी है तो आप इसके साथ जाएंगे, क्योंकि लोकसभा की साइट पर जो है इनका नाम नहीं दिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो रूल्स में जो वो 10% वाला रूल जो मैंने आपको बताया वो भी कहीं पर मेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। खैर, आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 5 क्वेश्चंस के, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बेस्टिल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? साथ ही ये भी बताइएगा किस देश से संबंधित है। वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? नारायण सरोवर सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? What is the capital and currency of Dominican Republic? Which state or UT has become the first union territory? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर केवल इतना ही आएगा। Which of the following has become the first union territory to vaccinate its entire population with the first dose against coronavirus? इसको आप हटा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है यूनियन टेरिटरी। तो आपको बताना है पहली कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी बन गई है जिसने अपनी सभी पॉपुलेशन को जो फर्स्ट डोज है वो दे दी है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज दे दी है, ये आपको बताना है।
तो फ्रेंड्स आप पाँचों क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। साथ ही गाइस आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।